आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाले ओशो ने पूरी दुनिया में तार्किक शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। गाडरवारा में ओशो अभिव्यक्ति यात्रा 2023 जिला प्रशासन के सहयोग से विश्व पटल पर ओशो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाने की मुहिम का पहला कदम शुरू हो गया। ओशो हेरिटेज के 8 पॉइंट के गाडरवारा में कायाकल्प होने जा रहा है। जिन स्थानों पर गाडरवारा में ओशो का बचपन बीता है, घंटों तक वहां पर रहते थे, इन स्थानों से ओशो को बहुत लगाव था। शक्कर नदी, रेलवे ब्रिज, मृत्युबोध लीला आश्रम, प्रभु निवासगंज प्राथमिक शाला, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं बावली साहब दास का बावड़ी का बगीचा शामिल किया है। इन स्थानों को महत्व को अवगत कराया जाएगा। गंज प्राथमिक शाला में गाडरवारा एसडीएम शस्त्री देशमुख के द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती की फोन पर लाइव वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा, ओशो के जिन स्थानों पर चिंतन एवं लगाव था उनके महत्व को बताया। जिन स्थानों का कायाकल्प होने जा रहा है उन स्थानों पर ऐसे व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। पर्यटन स्थल पर उनको सारी बातों का ज्ञान हो, क्या सच है क्या झूठ है, वह सभी सही बातें बता सकें। ओशो एक तार्किक व्यक्तित्व है, बुद्धिजीवियों को पसंद आते हैं। आम जनता भीड़ भाड़ को पसंद नहीं आएंगे। वहाँ पर जो आएंगे ध्यान करने के लिए आएंगे, ओशो के संदेश को सीखने के लिए आएंगे, ओशो की फिलॉसफी को समझने आएंगे। इन सब की सुविधा होना चाहिए, एक सामान्य पर्यटन स्थल ना हो। आगे क्या कहा शैलेंद्र सरस्वती ने, देखें पूरी खबर। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से गाडरवारा से। मेरे साथ हैं इस समय शैलेंद्र सरस्वती, ओशो के छोटे भाई। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनाइए क्या चल रहा है गाडरवारा में। जी शैलेंद्र जी, गाडरवारा ओशो की नगरी के नाम से जाना जाता है। ओशो सदी के महानायक, युग पुरुष, आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाले ओशो ने पूरी दुनिया में तार्किक शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। गाडरवारा ओशो फ्रेंड्स ग्रुप के ऑनरशिप में गाडरवारा की ओशो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाने में जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। आप यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर। जी, आप ओशो रजनीश के छोटे भाई हैं शैलेंद्र सरस्वती जी। आपका बचपन भी गाडरवारा में बीता है। गाडरवारा नगर की ओशो के स्थानों का कायाकल्प होने जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं शैलेंद्र जी? सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा, है ना, कि सरकार को देर से सही लेकिन सही सोच दिमाग में आई। विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं कलेक्टर मैडम का, श्रीमती बाफना जी का, कि उनके मन में यह ख्याल आया और उन्होंने इसके लिए पहल किया, इनिशिएटिव लिया है। निश्चित ही गाडरवारा नगर ओशो नगर होना चाहिए। इसका नाम ओशो धाम या रजनीश धाम होना चाहिए। जब ओशो ने एक बार ट्रस्ट की स्थापना करने की सलाह दी थी और 5 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया था गाडरवारा में, ओशो ने उसका नामकरण किया था रजनीश धाम। उस समय ओशो नाम नहीं था उनका, तब उनका नाम भगवान श्री रजनीश था और उन्होंने रजनीश धाम ट्रस्ट की स्थापना यहाँ करवाई थी। उसमें 5 ट्रस्टी थे, 4 तो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बच्चे हैं, स्वामी निकलंक भारती जी। और ओशो ने चाहा था कि गाडरवारा का नाम रजनीश धाम हो जाए। उस समय की बात बता रहा हूँ, करीब करीब 50 साल पहले की। जी, तो यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो 50 साल बाद सही लेकिन उस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। शैलेंद्र जी, जिन स्थानों पर गाडरवारा में ओशो का बचपन बीता है, घंटों तक वहां पर रहे हैं, इन स्थानों से ओशो को काफी लगाव था, जैसे कि रामघाट, इस पर आपके क्या विचार हैं? निश्चित ही रामघाट एक बहुत ही सुंदर स्थल है शक्कर नदी के तटों में से। मैं स्वयं वहां पर कई सालों तक नियमित रूप से स्नान करने के लिए जाता था। सबसे गहरा पानी वहीं था, बाकी सब जगह तो पानी बाद में उथला हो गया था बहुत। तो रामघाट बहुत ही सुंदर जगह है। ओशो ने वहां पर बहुत समय बिताया है और मुझे पता चला कि ओशो जिस जमाने में वहां पे जाते थे तब वहां और कोई भी नहीं जाता था। ओशो और उनके मित्र मंडली में से कुछ लोग ही जाते थे बस। बाद में तो धीरे धीरे अन्य लोगों ने जाना शुरू किया है।
उसका नाम भी फिर बाद में रामघाट पड़ गया। तो उस जमाने में ओशो के बचपन में वहां कोई नाम नहीं था उस जगह का, और ओशो ने ही वहां पे शुरुआत की थी, उन्होंने खोजी थी वो गहरे पानी वाली जगह। जी। गाडरवारा में शक्कर नदी के ऊपर रेलवे का ब्रिज है। इन स्थानों को भी हेरिटेज स्थान का पॉइंट चुना गया है। तो रेलवे ब्रिज से ओशो का क्या नाता था? जब बरसात के दिनों में नदी में बहुत बाढ़ आती थी, पानी का तल बहुत ऊंचा उठ जाता था, तब ओशो शक्कर नदी के ऊपर जो ब्रिज है रेलवे का, वहां से छलांग लगाकर तैराकी किया करते थे। इसका उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्णन एक प्रवचन में किया है, जिसको मुझे नाम आता है तृषा गई एक बूंद से, प्रवचन माला का नाम है। उसके पहले प्रवचन में उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक बार उनकी जान बड़े खतरे में पड़ गई थी। वो लगभग मूर्छित अवस्था में बहुत दूर जाके कहीं किनारे लगे थे, कैसे जिंदा बचे तो उनको पता नहीं, लेकिन बच गए। तो इस प्रकार का खतरनाक कार्य ओशो को बहुत पसंद था, और वे हमेशा बरसात के दिनों में बाढ़ आई नदी में ऊपर से कूदा करते थे। करीब करीब 2-3 मील दूर जाके फिर किनारे लग पाते थे, फिर पैदल चल के आना पड़ता था किनारे किनारे किनारे, फिर दोबारा कूद के फिर इस पार आ सकते थे। तो इस पार और उस पार आना जाना बरसाती नदी में, आपको पता ही, जहाँ करीब करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा पाट हो जाता है बरसात में, तो उतना तैरना एक हर किसी के वश का नहीं है। उसको तो देख के ही डर लगता है इतने पानी को सामान्य व्यक्ति को। तो ओशो बड़े ही साहसी व्यक्ति रहे, बहुत कुशल तैरने में, और वो उस पार जाते थे और वापस इस पार भी लौटते थे, और ब्रिज का उपयोग वो छलांग लगाने के लिए किया करते थे। जी सैलन जी, बहुत अच्छा लगा कि उनकी यादों के साथ आपकी जो यादें हैं तरोताजा हो रही हैं, जहाँ ओशो ने अपनी लीलाएं की हैं। मैंने सुना है, शायद ओशो ने भी कहा है, कि जब उनका नाम लिखा रहा था तो गंजे प्राथमिक शाला स्कूल में एक हाथी गेट बना हुआ है। उनने कहा था कि मैं जब पहली बार जाऊंगा तो हाथी के ऊपर बैठकर जाऊंगा, क्योंकि इस स्कूल के बाहर हाथी गेट बना हुआ है। उस स्कूल की भी कायाकल्प पलटने वाली है। बहुत जल्दी ही एसडीएम ट्रस्टी देशमुख ने स्कूल का दौरा किया और उन शालाओं को जहाँ ओशो ने पढ़ाई की है उसका कायाकल्प होने वाला है। तो वह कैसी क्या यादें हैं हाथी के ऊपर बैठ के जाने की? देखिए, मेरी उम्र तो ओशो से 24 साल छोटी है। उनके एनलाइटनमेंट के भी 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ 1955 में। तो उस समय की याद मुझे नहीं है, लेकिन मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुना है, माता पिता से सुना है, अन्य भाइयों से सुना है, उस आधार पर मैं बता सकता हूँ कि ओशो का कहना था उसका नाम एलिफेंट गेट है, हाथी द्वार। तो आज तक तो उसमें से हाथी नहीं निकला। ऐसा कैसा हाथी द्वार, उसमें से हाथी निकलना चाहिए। तो उन्होंने जिद की कि मैं हाथी पर बैठकर ही जाऊंगा, ताकि उस द्वार का नाम तो सफल हो जाए। जी। अब नाम की चर्चा चली है तो मैं आपको एक बात और बताऊं कि ओशो का बचपन का जो नाम था, नाना नानी ने दिया था, वो नाम था राजा। जब स्कूल में भर्ती होने की बारी आई तो ओशो ने आग्रह किया कि मेरा नाम ऐसा नाम रखा जाए जो आज तक किसी का नहीं रहा। जी। अभी बड़ी मुश्किल बात थी, भाषा में जो भी शब्द हैं वो तो सब इस्तेमाल हो चुके हैं, और ओशो का कहना था पहले मेरा ठीक नाम चुनो जो आज तक कभी किसी का नाम नहीं रहा। हमारे बड़े चाचा जी थे अमृतलाल चंचल जी, वो कवि हृदय थे, साहित्यिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने काफी मेहनत की, कई नाम सोचे, विचारे, गढ़े, क्योंकि नया शब्द गढ़ना था, पुराना शब्द तो लेना नहीं है। तो यह नया शब्द उन्होंने बनाया रजनीश, और इसका भावार्थ उन्होंने किया रजनी यानी रात, और रजनीश यानी रात का देवता चंद्रमा। ये उनका दिया हुआ भावार्थ है। ऐसा कोई शब्द हिंदी शब्दकोश में नहीं है। ओशो के पहले कभी किसी का ये नाम नहीं रहा, बाद में तो कई लोगों के हो गए, अपने बच्चों के लोग नाम रखने लगे। ये ओशो का प्रथम नाम था। जैसे उन्होंने ओशो नाम रखा अपने लिए बाद में अंत में, ठीक ऐसे ही प्रथम नाम भी उनका बड़े आग्रह पूर्वक एक नया शब्द गढ़ा गया था उनके लिए, और हमारे बड़े चाचा जी ने यह शब्द गढ़ा था, रजनीश चंद्र मोहन जैन। जी। तो गंज प्राथमिक शाला की कौन कौन सी यादें हैं उनकी? नहीं, गंज प्राथमिक शाला में मैं कभी नहीं गया हूँ। मैं पढ़ा हूँ किसानी स्कूल में। ओशो का जब बचपन था वो वहां पर, जहां पर अभी टिमरनी वाला दुकान है, वहां पर पिताजी रहते थे। हमारे पिताजी और 2 चाचा जी की उनका संयुक्त परिवार था। जब बड़े पिताजी अलग हुए वहां से, तो अभी जो जिसको प्रभु निवास कहते हैं, वहां पर
घर बनाया गया। तो जब मेरा बचपन आया तो मेरा जन्म प्रभु निवास में हुआ है, जी। वो टिमरनी वाला उस वाले घर में नहीं हुआ है। हम्म। तो मेरे घर के पास जो सबसे निकट स्कूल पड़ता था वो था किसानी स्कूल, हम्म। है ना। तो 5वीं तक क्लास मैंने वहां पढ़ी है। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मैंने वहां से किया, जहाँ 2 बिल्डिंग बनी हुई हैं। शैलेंद्र जी, जिस निवास स्थान पर प्रभु निवास में आपका परिवार रहता था, उस हम्म, निवास स्थान का भी कायाकल्प होने जा रहा है, हम्म। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पिछले करीब करीब 40 सालों से वह उपेक्षित पड़ा हुआ है। हमारे बड़े भाई स्वामी विजय भारती जब वहां से छोड़ के गए, ओशो ने सभी लोगों को पूना बुला लिया था। हम्म। तो जब विजय भारती जी वहां से छोड़ के चले गए, उसके बाद करीब करीब उस मकान का कोई उपयोग नहीं हुआ है। प्रमोद भाई साहब ने बिल्डिंग तो और बनाई, 2 मंजिला 3 मंजिला किया उसको, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो सका। फिर बाद में तो सब ताला ही बंद रहा है, कभी साफ सफाई तक भी ठीक से नहीं हुई। अभी तो स्थिति है कि कोई देखने के लिए आए तो दिखाने लायक भी नहीं लगता, क्योंकि साफ सफाई होना तो बहुत जरूरी है, कोई वहां पे कंटिन्यूस रहे तभी यह संभव है। वहां पर अगर एक बहुत बढ़िया ध्यान केंद्र बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। कंटिन्यूटी में सन्यासी मित्र ओशो प्रेमी आते जाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से साफ सफाई भी होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। और एक बार अगर वहां ध्यान केंद्र बन जाता है, सरकारी रूप से बन जाता है, तो फिर सुंदर व्यवस्था की जा सकेगी। और बहुत मित्र ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको रिनोवेट करने के लिए। तो ऐसे कई मित्र हैं मेरे, तो वो भी अपना सपोर्ट देंगे अगर सरकार इनिशिएटिव लेती है तो। जी। शैलेंद्र जी, गाडरवारा में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन है। ओशो का पुस्तकालय में बहुत समय बीतता था, बहुत पुस्तकें वहां पढ़ते थे। उनकी पुस्तकें हस्ताक्षर की आज भी पुस्तकालय में है, तो उस पुस्तकालय का भी एक कायाकल्प होने जा रहा है, उस स्थान पर जहां ओशो ने पढ़ते थे। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये पुस्तकालय का मैंने भी खूब सदुपयोग किया है, और ओशो की हस्तलिखित और जहां उन्होंने साइन किए हैं वो सारी किताबें मैंने देखी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगता था देखकर ओशो के सिग्नेचर कैसे डेवलप हुए धीरे धीरे धीरे, वो हम ईयर वाइज देख सकते हैं किस सन में, क्योंकि अक्सर वो हमेशा तारीख भी डालते थे दस्तखत के साथ, तो कैसे वो साइन चेंज हुए हैं, है ना। लाइब्रेरी के जो कार्ड्स हैं जिसमें वो किताब इश्यू कराते थे, उसमें ये भी बता दें कि ओशो के लिए तो दिन भर में 4-5 किताबें पढ़नी होती थी, और लाइब्रेरी से अलाउड था कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 किताब ले जा सकता है एक बार में। तो ओशो ने 3 कार्ड बनवाए थे, एक छोटे भाई विजय कुमार जैन के नाम का, एक चाचा जी के नाम का शिखर चंद्र जैन के नाम का। जी। तो ओशो 3 कार्ड पर 6 किताबें ले जाते थे, क्योंकि उनकी तो 1-2 दिन में 6 किताबें खत्म हो जाएंगी। तो आप देखेंगे शिखर चंद्र जैन के नाम से जो कार्ड है उसमें भी साइन ओशो के ही है, इशू उन्होंने कराई है। विजय कुमार जैन के नाम से जो कार्ड है उसमें भी ओशो ने ही इशू कराई है। और जब ओशो मैट्रिक पास होकर पढ़ने के लिए जबलपुर गए, उस समय उनके पास जितनी किताबें गाडरवारा में पर्सनल लाइब्रेरी में उनकी थी, वो सारी की सारी उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय में डोनेट कर दी थी। तो उस समय की बहुत सारी किताबें अभी भी उपलब्ध हैं। ये एक ऐतिहासिक चीज है कि ओशो ने बचपन में ही कितनी गंभीर गंभीर किताबें पढ़नी। हैरानी होती है 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतनी सीरियस किताबें, दार्शनिक किताबें, राजनीति की किताबें, वो सब पढ़ते थे इतनी छोटी उम्र में, जो खेलने कूदने की उम्र है। आश्चर्य होता है। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सब जानकारी हमको दी। जो बावली साहब का बगीचा था, बावड़ी, वहां पर ओशो अक्सर जाते थे, बगीचे में जाते थे, वहां फल तोड़ते थे, उस बावड़ी में नहाते भी थे। वहां के बावड़ी के जो थे मेन संत साहब जो बोलते थे, कई बार उन्होंने डांटा भी है ओशो को, यहाँ से भगाया भी है, पर ओशो अपनी जिद पर अड़े रहते थे बचपन में। वो पूरी घटना कैसी क्या है? अब वो वाली घटना तो ओशो ने स्वयं ही प्रवचन में सुनाई है, तो जितने अच्छे तरीके से वो सुनाते हैं मैं तो नहीं कह पाऊंगा, तो सबसे अच्छा होगा वह प्रवचन का अंश ही आप प्रस्तुत कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जनता स्कूल से ओशो का काफी लगाव था, तो जनता स्कूल में कौन कौन सी यादें हैं ओशो की? नहीं, मुझे उस जमाने का कुछ पता नहीं है,
जी। है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं तो उससे 24 साल छोटा हूँ। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, समझो 8-10 साल का, तब तक वो 35-36 साल के हो चुके थे, है ना, जी। विश्वविख्यात हस्ती बन चुके थे। तो मैंने तो उनको गुरु के रूप में ही जाना है और स्वयं को शिष्य के रूप में ही पाया है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि हमारा भाई भाई जैसा रिश्ता रहा। जी, जी। हम गुरु शिष्य पहले ही से हैं। जी, जी। ऐसा समझ लीजिए। जी। तो ओशो के बहुत बचपन की बात मैं नहीं बता सकता। मैंने जो अन्य लोगों से सुनी है ना, हुँ, विशेषकर 2-3 लोग थे। एक स्वामी सुखराज भारती ओशो के संगी साथी बचपन के, एक कंचेदी लाल जी शुक्ला, एक हुँ, श्यामचंद्र सोनी। अब हुँ, तो ये तीनों ही मित्र दुनिया में नहीं रहे हैं। इन लोगों हुँ, से बहुत चीजें सुनी है। कुछ बातें नानी से सुनी थी, कुछ माँ से पिताजी से सुनी थी, कुछ स्वामी विजय भारती से, स्वामी निकलंक भारती से, कुछ बड़ी बहन रशा दीदी से सुनी थी। तो उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी। मृत्यु बोध जहाँ ओशो को हुआ था, सक्कर नदी के पास वह स्थान है, जी। तो वो तो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, देखा हाँ होगा। जी। हाँ। तो उस स्थान पर कैसा क्या मृत्यु बोध हुआ था ओशो का? वह घटना भी स्वयं ओशो ने सुनाई है। तो मैं चाहूंगा जो बात ओशो ने स्वयं कही है, अपन उनकी एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही प्रस्तुत करें। जब अन्य कोई व्यक्ति बोलता है तो उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता है, बदलाहट हो जाती है। मैं कुछ कहूंगा तो अपने ढंग से कहूंगा, शब्दावली बदल जाएगी, है ना। जी, तो जी, वो संदेश जो है वो बदल जाता है। जी, तो जो चीजें ओशो ने अपने जीवन के बारे में स्वयं कही हैं संस्मरण के रूप में, उनको ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए। हम उसमें एक शब्द भी बदलना नहीं चाहते। जी, जी। ए, शिलन सरस्वती जी, गाडरवारा नगरी ओशो की यहाँ बचपन बीता है। यहाँ दुनिया विश्व के कई उनके जो फॉलोवर हैं, सन्यासी हैं, यहाँ पर आते हैं। आपके हिसाब से गाडरवारा जो पर्यटन स्थल बनेगा, वह कैसा पर्यटन स्थल बनना चाहिए? वह पर्यटन स्थल ऐसा हो, विशेषकर जो ओशो से संबंधित स्थान है, एक टूरिस्ट की तरह नहीं कि कोई आए और देख के चला जाए, फोटो निकाल ली और चले गए, है ना। ध्यान वाली जगह बने, जहां मेडिटेशन वाली एनर्जी का एहसास हो सके। हम वहां जाके शांत होकर बैठ सकें, ध्यान का अनुभव कर सकें। ऐसे लोग वहां पर नियुक्त किए जाएं जो स्वयं ध्यानी हैं, प्रेम पूर्ण हैं, है ना। ताकि वहां पर जो घूमने आए हैं वो एक साधारण पर्यटक की तरह ना आए कि आए, देख लिया, फोटो उतार ली और चले गए। उससे कुछ हल नहीं होने वाला। ओशो की जो वाइब्स हैं, उनकी तरंगे हैं, ध्यान की तरंगे, उनकी करुणा और प्रेम की तरंगे, हम उनका एहसास कर पाए। तो बाहर बाहर से कैसा हो वो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्डिंग कैसी हो कि उसकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसका मैं जानकार नहीं हूं। हुँ, लेकिन भीतर की तरंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसे लोग वहां पर नियुक्त होने चाहिए देखभाल करने के लिए, जो ध्यानी हो, जो ओशो के गहन प्रेम में हो, ताकि आगंतुक पर्यटकों को वो बिठा के ध्यान करा सकें, ओशो की बात उनको समझा सकें। ऐसे लोग वहां मौजूद हों जिनको ओशो के बारे में पूरी जानकारी है, ताकि आने वाले मित्र जो पूछते हैं उनका सही सही उत्तर दे सकें। कालांतर में क्या होता है, कहानियां बढ़ती जाती हैं, लंबी चौड़ी बात होती चली जाती है और मूल तत्व से बहुत दूर निकल जाती है। एक उदाहरण दूं मैं, एक स्वामी ज्ञान भेद जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक फक्कड़ मसीहा, है ना। वह जी, सत्य घटनाओं पर आधारित थी जो ओशो के प्रवचनों से ली गई थी। विशेषकर ओशो की एक किताब है ग्लिम्प्सेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड, हिंदी में जिसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है स्वर्णिम बचपन। जी, और अनेक अनेक प्रवचन मालाओं में ओशो ने कहीं कहीं कुछ अपनी पुरानी घटनाएं उनको जिक्र किया है। तो उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक किताब बनाई थी, एक फक्कड़ मसीहा। उसको एक उपन्यास का रूप दिया, क्योंकि जो स्पोरोडिक घटनाएं हैं, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उसके बीच का तारतम्य कैसे बनेगा। तो नेचुरली कुछ कल्पना से करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक काल्पनिक उपन्यास के रूप में उन सारी घटनाओं को पिरोया और वो एक किताब में पूरा हो गया था। लेकिन वो किताब इतनी फेमस हो गई कि प्रकाशक ने उनसे आग्रह किया कि इसका पार्ट 2 लिखिए। अब देखिए यहां से कपोल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। तो पहला संस्करण जो था वो तो ओशो के प्रवचनों पर आधारित था। जब सब चीजें हो चुकी हैं एक किताब में, तो दूसरा एडिशन कहाँ से आएगा, दूसरा संस्करण, जी, है ना। फिर पार्ट 2 आ गया, फिर वो भी खूब बिक गया, तो पार्ट 3 आ गया। अब सब कहानी किस्से हैं और मनगढ़ंत कहानी किस्से हैं। होते 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 उनकी मेरे ख्याल से 10 से भी ज्यादा
पार्ट्स उस किताब के निकले और खूब फेमस हुए। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें जो मौलिक घटना थी, जो वास्तविक घटना थी, उससे बहुत दूर बात निकल गई। सब कहानी किस्सा बन गया। ठीक ऐसे ही फिल्म बनाने वाले लोग करते हैं, कुछ चीजें तो वास्तविक लेते हैं, कुछ नाम, कुछ स्थान, और बाकी सब उनकी काल्पनिक कहानी रहती है, उसमें मिर्च मसाला भर देते हैं। तो कहानी के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से, उपन्यास के हिसाब से तो साहित्य बन गया, लेकिन वो फिर वास्तविकता से बहुत दूर निकल जाता है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि ओशो ने जैसा कहा है हम उसको वैसे ही रखें। अगर हमको लगता है कोई बात अधूरी है तो ठीक है, अधूरी है, उसको हम वहीं छोड़ दें, उनको बीच में जोड़ने की कोशिश ना करें, ताकि सच्चाई बरकरार रहे। तो ऐसे व्यक्ति वहां मौजूद होने चाहिए पर्यटक स्थल पर, जिनको इन सारी बातों का ज्ञान हो, क्या सच है क्या झूठ है, ताकि वो सही सही बात बता सकें। वरना फिर धीरे धीरे जैसे संतों के साथ होता है, फिर चमत्कारी किस्से फेमस हो जाते हैं, मिरेकल्स वाली बातें आ जाती हैं, लोगों की उत्सुकता उसमें है। तो ओशो के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अन्य संतों के साथ हो जाता है, जादू और चमत्कार की कहानी किससे जुड़ जाते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। ओशो एक तार्किक व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवियों को पसंद आते हैं, आम जनता को, भीड़ भाड़ को पसंद नहीं आएंगे वो, हम ये बात हमको जानना ही चाहिए। तो वहां जो आएंगे वो ध्यान करने के लिए आए, ओशो के संदेश को सीखने के लिए आए, ओशो की फिलॉसफी समझने के लिए आए। इस सब की सुविधा वहां पर होना चाहिए, एक सामान्य पर्यटक स्थल वो ना हो। शैलेंद्र सरस्वती जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं हमेशा ओपन हूं, उपलब्ध हूं। आप कभी भी कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, स्वागत है आपका।